तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल का एसिड से रिएक्शन। दो एसिड के रिएक्शन हम लोगों को मेनली परेशान करते हैं और वही दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल में भी आता है। हम लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रूप में भी वही दो एसिड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक सल्फ्यूरिक और दूसरा नाइट्रिक। ठीक है, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास हम लोग। और ये हमारा केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन का लेक्चर नंबर 6 होगा। रिएक्शन में सबसे पहले और मेटल एसिड रिएक्शंस, मेटल एसिड रिएक्शंस में पहले डाइल्यूट एसिड की बातें होंगी, फिर कंसंट्रेटेड एसिड की, टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के पास एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्टिव हाइड्रोजन है। जब आप कोई डाइल्यूट एसिड लेते हैं तो इसके पास एक्सेस ऑफ वाटर है और वाटर के पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है यहां। तो डाइल्यूट एसिड से सिर्फ वही मेटल रिएक्शन कर पाएंगे जो एक्टिव मेटल्स। क्लियर? मेटल एक्टिव मेटल्स ओनली। और हमने आपको क्लियर कट पढ़ाया हुआ है कि एक्टिव मेटल्स कौन है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले। और हमने ये भी अब आपको सिखाया हुआ है इसमें कौन सा ऑल SnP ब्लॉक मेटल्स प्लस इंक्लूडिंग 3D सीरीज के मेटल्स थे लोग, और एक एलिमेंट नीचे से कैडमियम हम लोगों ने लिया था। ये सारे एक्टिव हैं और दे कैन डिस्प्लेस एक्टिव हाइड्रोजन। तो हमारा इसीलिए पहले जब ये वाटर के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, अच्छे से मैकेनिज्म को आप समझने की कोशिश करें, पहले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये खुद बनाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में जाएगा आपके डाइल्यूट एसिड से, आपका जो भी एसिड है HAN- जो कुछ भी है। अब यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली आपका बनेगा सॉल्ट। क्लियर है? मेटल का सॉल्ट। तो क्या फाइनल कंक्लूजन क्या निकला इस तरह से? इस तरह से क्या निकला? मेटल सिर्फ एक्टिव मेटल्स होने चाहिए। इससे आप क्या रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड का? डाइल्यूट एसिड का अगर फॉर्मूला HAN- है, N- मतलब HNA लिख सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा पहले आपका बेटा M+ और AN-, MnAm। जरा समझे, मेटल का जो कुछ भी चार्ज होगा हमने M+ लगा दिया और एसिड में जो कुछ भी एनायन होगा A पर N- होगा, तो ये सॉल्ट बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है? ये हमारा रिएक्शन हो गया किस चीज के लिए? मेटल का डाइल्यूट एसिड्स। लेकिन इस पैटर्न में आप डाइल्यूट एसिड्स में बहुत सारे एसिड्स लीजिए, आप HCl लें, HF लें, HBr लें, HI लें, ठीक है, HClO4 लें, बहुत तरह के एसिड्स ले सकते हैं, H2SO4 लें, H2S लें, काफी सारे एसिड्स आप ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक हर तरह के मिला जुला के आप ले सकते हैं। लेकिन इस पैटर्न में नाइट्रिक आपको नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि नाइट्रिक रिएक्ट नहीं करेगा, नाइट्रिक की स्पेशल रिएक्शंस हम लोग कैरी ऑन करेंगे। ठीक है,
नाइट्रिक की स्पेशल रिएक्शंस हम लोग कैरी ऑन करेंगे, ये स्पेशल केस है, इसीलिए हमने मना किया कि आप नाइट्रिक अभी फिलहाल छोड़ के काम करें। तो एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। आइए ताबड़तोड़ इस पर कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट लिखे जाए, जैसे सोडियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, सॉल्ट, सही है, कैल्शियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या बना लोगे लोग, CaSO4 प्लस हाइड्रोजन, आते जाओ, कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि सर कॉपर एक्टिव मेटल नहीं है, कॉपर आपका हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है। क्लियर हो गई होंगी चीजें। पोटेशियम प्लस HF, क्या लिखोगे, KF प्लस हाइड्रोजन, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, क्या लिखोगे, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। नहीं, बहुत इजी है, चलिए और रिएक्शंस आप लिखते चले जाएं। मान लीजिए अगर आपने लिखा Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4, एक्टिव मेटल है, इसीलिए क्या बनेगा, जल्दी से आप क्लियर करें, FeSO4 या Fe2SO4 होल थ्राइस, जल्दी क्लियर करें, कौन सा प्रोडक्ट होगा, FeSO4 फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट, जल्दी। आ जाइए जल्दी से बताइए, FeSO4, गणितुल गुड। और भी लोग आ जाए, बबुआ सचिन, कौन है भाई बबुआ सचिन, फेरस, गुड। कल्पना सागर, FeSO4, FeSO4, क्योंकि अगर H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Fe रिड्यूसिंग एजेंट है। एक्चुअली फेरिक सल्फेट में क्राउड है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो ये इसलिए बनेगा क्योंकि हमारा Fe2SO4 होल 3 जो है यहां क्राउडिंग है, यहां क्राउडिंग इफेक्ट नहीं, स्टेरिक इफेक्ट है, रिपल्सन वाला इफेक्ट आप कह ले। इस वजह से हमारा प्रोडक्ट फेरस सल्फेट हमें लिखना, फेरिक सल्फेट नहीं लिखना। फेरिक सल्फेट क्राउड होने के बाद भी अगर आप वो लेना चाहते हैं तो तब बनेगा यदि कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में है, तो वो ऑक्सीडाइज करेगा, उसको जबरदस्ती Fe3+ में ले जाएगा, इसलिए सही है आप लोग, आ जाइए। इसी तरीके से अगर हमने लिखा सोडियम प्लस H2S, क्या हो जाएगा, Na2S प्लस हाइड्रोजन गैस। आप आराम से रिएक्शंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Pb प्लस H2S, PbS प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, बहुत सारे रिएक्शंस आप कर सकते हैं। अब कोई कोई रिएक्शन नहीं भी हो सकता, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कोई रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो, उसके अपने अपने केसेस हो सकते हैं। जैसे आ जाइए, मैं एक केस डिस्कस कर ही देता हूं। अगर आप लेड को डाइल्यूट H2SO4 की तरफ ले जाए तो आपके अकॉर्डिंग PbSO4 प्लस हाइड्रोजन बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, जब PbSO4 बनने लगेगा तो आपको पता है कि PbSO4 हाईली इंसॉल्युबल है, हाईली इंसॉल्युबल। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से याद करा दूं कि ट्रांजिशन मेटल सल्फेट्स आर नेसेसरली सॉल्युबल, ये नेसेसरली सॉल्युबल, सारे ट्रांजिशन मेटल के सल्फेट्स नेसेसरली सॉल्युबल है, ठीक है। और आप ये छोड़ देना, आप सारे ऑल मेटल ऐसे ले ले, ऑल मेटल सल्फेट्स आर हाईली सॉल्युबल या नेसेसरली सॉल्युबल। सिर्फ ट्रांजिशन मेटल में क्यों लिखूं, सारे मेटल के सल्फेट्स ही एक्चुअली सॉल्युबल है, नेसेसरली सॉल्युबल है, सारे मेटल के सल्फेट हमने करवाया हुआ, एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। सिर्फ 3 को छोड़ के
एक कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंसियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट एस ब्लॉक से, लेकिन 3 को ही बोला था क्योंकि कैल्शियम सल्फेट पार्शियली सॉल्युबल होता है थोड़ा सा, एंड लेड SO4। इसमें PbSO4 हाईली इंसॉल्युबल है और BaSO4 भी हाईली इंसॉल्युबल है, ये दोनों ले सकते हैं आप, ये दोनों हाईली इंसॉल्युबल है। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट हमने ऐसे डिस्कस कर दिया। अगर आपके दिमाग में नहीं होगा, ध्यान में नहीं होगा, तो ध्यान देना है। रीजन क्या है वो अच्छे से समझे। इस रिएक्शन को होना चाहिए बट ये रिएक्शन नहीं होता है। कारण क्या है, एक बार जब आपने लेड पर डाइल्यूट H2SO4 डाला तो एक मेटल के ऊपर में, हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरे को कभी कभी लैग कर रहा है, बट वो सही हो जाएगा कभी कभी। अब ज्यादा परेशानी हो तो आप बताएंगे, फिर देखूंगा। तो मेटल के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर आने लगता है। ये जो लेड है इसके ऊपर में बेटा एक प्रोटेक्टिव लेयर आने लगता है, इसीलिए फर्दर अटैक उसका प्रोहिबिटेड हो गया। लेयर ऑफ PbSO4 मेक्स पैसिव towards further attack of acid। क्लियर है हमने क्या लिखा? तो क्या बोला गया यहां? हमने बोला कि Pb प्लस डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन होना चाहिए, और बट ये रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ सही होते हुए भी, कि जो इनिशियल स्टेज में रिएक्शन प्रोसीड ऑन करता है उसके बाद लेड के चारों ओर एक PbSO4 हाईली इंसॉल्युबल एक लेयर आ जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर आ गया सल्फेट का। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम सल्फेट और लेड सल्फेट हाईली इंसॉल्युबल। तो कैल्शियम सल्फेट हाईली नहीं बोलते, पार्शियली, बट ये तीनों हाईली इंसॉल्युबल होते हैं। तो इसके एक लेयर की वजह से फर्दर मेटल पर H2SO4 का अटैक नहीं हो पा रहा, और अटैक नहीं हो पाने के कारण वो मेटल आपका H2SO4 की तरफ पैसिव। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स किए जा सकते हैं इस पर, लेकिन चलो ठीक है, एक एग्जांपल ये हमने पीछे किया हुआ भी है, Fe प्लस डाइल्यूट HCl। याद करें हमने करवाया था, क्या बनेगा यहाँ, FeCl2 या FeCl3? जल्दी से आप सोच ले इस चीज को, बनेगा क्या आखिर? डाइल्यूट HCl की तरफ FeCl2 या FeCl3। हमने किया था ये नहीं। जबकि अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाए तो स्टेबिलिटी FeCl3 की ना लोग ज्यादा है, हमने करवाया हुआ है। क्योंकि बेसिकली जब आप आयरन और क्लोरीन का रिएक्शन कराएं अगर, तो क्लोरीन आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आयरन को वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा और वो 3+ में ले जाएगा, मतलब FeCl3 बनेगा। तो FeCl3 आयरन और क्लोरीन का रिएक्शन प्रोडक्ट आप वही लिखेंगे, लेकिन जब आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तब आप FeCl3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने आपको इसको पीछे समझाया है, यहां एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। आप गौर से देखिए, सारे रिड्यूसिंग ही आपको नेचर के मिलेंगे, करवाया हमने, आप याद करें। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, कैसे? हाइड्रोजन अपने आप में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद करें, हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल आयरन, मेटल इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन के ऊपर वाला HCl, ये भी अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ मानता हूं कि ये वीक है, हमने करवाया था, हाइड्रोजन लगे हुए सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटी वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बट HCl H2O वीक होता है। तो करीब करीब ये एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, इसीलिए आयरन ऑक्सीडाइज, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मतलब 3+ में नहीं जा पाएगा। रिड्यूसिंग माहौल के कारण वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और वो FeCl2 में रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस आपने पढ़े। मान लीजिए अगर एग्जांपल में अगर ये दे दे जाए SN प्लस डाइल्यूट H2SO4,
क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? सोचे, क्या टीन का 2 में बनाएंगे सल्फेट या टीन का 4 में सल्फेट? सोचे सोचे सोचे, या टीन का 4 में सल्फेट किस में बनाएंगे? जबकि टीन का 4 स्टेबल होता है, फिर से याद करें, लेकिन आयन की स्टेबिलिटी और कंपाउंड की स्टेबिलिटी अलग अलग चीज है। टीन का 4 भले ही स्टेबल होता है, लेकिन यहां पर टीन 4 अगर आप बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? यह स्टीरिक क्राउड होगा, एक बार फिर से होगा, इसलिए ये वाला लोग नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। इसमें क्या लिखोगे? स्टीरिक हिंड्रेंसेज, स्टीरिक हिंड्रेंसेज, इस वजह से, क्योंकि 4 सल्फेट हो गया उस अकॉर्डिंग। तो चलो, इस तरह से हमारा ये रिएक्शन था मेटल का किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड्स। इसमें ज्यादा कुछ वैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हाँ, पॉइंट ये रहा कि डाइल्यूट एसिड में एक्सेस ऑफ वाटर है, वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन है, तो मेटल एक्टिव ही होगा ताकि एक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन दे दे और मेटल हाइड्रोक्साइड बना ले। अब मेटल हाइड्रोक्साइड आपके एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होने से सॉल्ट आ गया। अल्टीमेटली मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है? और उस पे हमने एग्जांपल्स करा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक लेड का हमने लिखा डाइल्यूट H2SO4 की तरफ रिएक्शन होना चाहिए, बट पैसिव इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बार थोड़ा सा रिएक्शन होने के बाद एक लेयर आ जाता है इंसॉल्युबल सा लेड सल्फेट का, इस वजह से ये चीजें होती है बस यहां पे। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को मतलब समझ सकते हैं, नॉर्मल सा, कोई इसमें बवाल काटने वाली चीज नहीं। चलो, ये क्लियर हो गया। अब अगले रिएक्शन में आता हूं, नेक्स्ट पेज में, कंसंट्रेटेड एसिड की तरफ। मेटल एसिड रिएक्शंस, लेकिन इस बार कंसंट्रेटेड लेता हूं। कंसंट्रेटेड एसिड्स, हमारे सिलेबस में 2 एसिड की तरफ हमें पढ़ने हैं। एक अच्छे से सीखेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, और दूसरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक। हालांकि नाइट्रिक में डाइल्यूट भी नहीं पढ़ा अभी, फिर भी ये 2 एसिड की तरफ हमारे सिलेबस में रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, और यही 2 इतना ज्यादा है कि मतलब उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि इससे ज्यादा हम बाहर निकल पाए। तो कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 की तरफ आइए, पहला नंबर सुलझाना है हम लोगों को, टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छे से सीखा जाए लोग। कहानी यह है कि H2SO4 में सल्फर +6 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं बताऊंगा आपको, यदि आप H2SO4 का डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म लेंगे, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गया? एक्सेस ऑफ वाटर के कारण। लेकिन अगर आप इसका हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट लेने पर क्या होता है ना, मोबिलिटी बढ़ जाती है। H2SO4 लेंगे, अब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गुड का मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा भी नहीं कह सकते कि वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके लिए एक अच्छा सा लेशन है जिसको बहुत सारे लोग इनऑर्गेनिक में गलत करते हैं। क्या H2SO4 को वो अच्छा एसिड बनाते हैं? मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला। मैंने बोला लोग अधिकांश क्या करते हैं, H2SO4 को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। सिंपली अगर H2SO4 बोला जाए तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कंसीडर करना है, मतलब वो डाइल्यूट ही होगा। स्पेशली कहीं पर मेंशन किया जाए कि यहां कंसंट्रेटेड फॉर्म हमने लिया है, तब आप उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वीक इस्तेमाल करें। लेकिन वीक फॉर्म को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म। वीक डाइल्यूट फॉर्म को आप इसको ऑलमोस्ट नॉन ऑक्सीडाइजिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे, मतलब कोई खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नहीं है, काफी कमजोर है। हाँ, जब आप कंसंट्रेटेड और हॉट लेते हैं तो उस केस में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सिंपल सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में आप इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं करेंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मैंने क्या बोला। ठीक है, आ जाइए। ओवरऑल अगर आपको बातें करनी है, ओवरऑल तो आप अगर आपको बातें करनी है तो आप यही लाइन आप लिख लें। अगर एक लाइन में ओवरऑल बोलना है तो H2SO4 को
आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह ही इस्तेमाल करेंगे, कोई खास अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आ जाइए, बढ़िया से सीखते हैं हम लोग। मेरे दिमाग में 2-3 रिएक्शन चल रहा है, जेई का, मेन का, नीट का, एडवांस्ड का, एम्स का, 2-3 रिएक्शन चल रहा है। आ जाइए, अगर हमने लिया एक एग्जांपल, KCl प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या इसका प्रोडक्ट होगा? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ठीक से देखेंगे। अगर आप चाहेंगे कि ये क्लोराइड को और क्लोराइड, हाँ, Cl- भी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक से देखेंगे। अगर आप चाहेंगे कि अभी क्लोराइड को क्लोरीन में ये लेके चले जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कारण सोचे क्या? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्लोराइड भी वीक है। अब एक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेशेंस रखें आप, एक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हमने KCl पर कॉन्क H2SO4 डाला कंसंट्रेटेड, क्या अब क्लोरीन मिलेगा? क्योंकि अब तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मिलेगा या नहीं? सोचे ना, अभी भी नहीं। क्यों सर? ऐसा कैसे सर? बिल्कुल, क्योंकि क्लोराइड Cl- वीक ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई रेडॉक्स होने के लिए दोनों का अच्छा रेडॉक्स एजेंट होना जरूरी है। अगर एक पार्ट वीक है और एक पार्ट स्ट्रांग है रेडॉक्स में, मतलब एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तब भी रेडॉक्स होना मुश्किल है। एक अगर स्ट्रांग है दूसरा वीक है, तब भी मुश्किल है। दोनों वीक है और ज्यादा मुश्किल है। कब रेडॉक्स फेवरेबल होता है? जब दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो, सॉरी रेडॉक्स नेचर का हो, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करना है। हमने आपको पढ़ाया है HF, HCl, HBr, HI, रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे है, याद करें। रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लोराइड से काफी ब्रोमाइड आयोडाइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है, लेकिन इधर काफी वीक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। फ्लोराइड तो होता भी नहीं है, तो वही HFCl ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आप पकड़ चुके होंगे। तो क्लोराइड काफी वीक है, नहीं होगा। अब सर इसका मतलब रेडॉक्स कब होगा? मतलब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है अगर लिखना है तो? कॉन्क H2SO4 है, प्रोडक्ट में कटायन एनायन आपस में बदल जाएगा, K2SO4 प्लस HCl हो जाएगा, K2SO4 प्लस HCl हो जाएगा, बस HCl वेपर बनेगा, कलरलेस वेपर। सर अगर रेडॉक्स करवाना चाहे तो क्या करना होगा? ध्यान से देखें, अगर आप रेडॉक्स करवाना चाहते हैं तब कहानी आपको यहां KI लेनी पड़ेगी या KBr लेनी होगी, ठीक है। तब आप जब फिर डाइल्यूट नहीं चलेगा बेटा, फिर वो वीक है, क्या लेना पड़ेगा? कॉन्क H2SO4। अब जाके होगा, आराम से सुने, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गुड, और ये अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन गौर से सुनेंगे, I2 बन जाएगा वेपर या ब्रोमीन का वेपर, क्लियर है? अगर आपने KBr लिया प्लस K2SO4 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन SO2 प्लस हाइड्रोजन से वाटर, क्लियर हुआ? ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेटा रिडक्शन हुआ। तो ये सारे रिएक्शंस कई बार आए हुए, बहुत बार आए हुए, काफी ज्यादा टाइम से ये सारे रिएक्शंस आए हुए। तो एक बार फिर से आप लेसन देख लें, जब हमने KCl का डाइल्यूट H2SO4 से ट्राई किया कि क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो जाए, नहीं हो सकता है, कारण डाइल्यूट H2SO4 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो भी वीक रिड्यूसिंग है।
बट अगर हमने इसको कॉन्क लिया तब तो ये अच्छा हो गया, अभी भी रिडॉक्स नहीं हुआ कटायन आयन इंटरचेंज हुआ, मतलब K2SO4 और प्लस HCl वेपर, बट अभी भी नॉन रिडॉक्स रहा। ये कैसा रिएक्शन रहा? ये नॉन रिडॉक्स, ये नॉन रिडॉक्स हुआ अभी भी। हाँ, अगर आप रिडॉक्स करवाना चाहते हैं तो अब वहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी लेना पड़ेगा आपको। KI या KBr आपने लिया तो कॉन्केस्टोसो4 के साथ अब जाके ये रिडॉक्स हुआ। आयोडीन या ब्रोमीन जो भी है, -1 से ऑक्सीडेशन के बाद 0, जस्ट ऊपर की तरफ 0, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन सल्फर +6 से घट के +4 SO2। क्लियर है? तो हमने आपको अभी मेटल से रिएक्शन नहीं करवाया, अब हम लोग अब मेटल की तरफ जाएंगे। हमने अभी तक सिंपली एक मैसेज दिया कि H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में जब रहेगा तो आप उसको नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले सकते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग। नॉन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब रिड्यूसिंग नहीं होता, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का, काफी वीक ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन हाँ, अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं तब ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते आप। और उस पर हमने बेस्ड एग्जांपल्स की। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई। अब मेटल का कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन लिखा जाए, आ जाइए अच्छे से। एट नौ, देखिए कॉन्क एस्टोसोफोर ये हमारा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है चीजों को? खुद रिड्यूस होता है SO2 में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो रिडक्शन होगा ना। सल्फर 6A का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से शुरू होगा, 0 +2, 2 यूनिट से वैरी करता, पढ़ाया हमने, +4 और +6 जाएगा, 2 यूनिट से वैरी करता। मिनिमम ग्रुप नंबर -8 पर रहता है और मैक्सिमम ग्रुप नंबर पर रहता है, 2 यूनिट से ये वैरी करता है। इसका +2 ये एक अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बस +2 प्रोडक्ट जल्दी नहीं लिखे आप, ये अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। -2 0 +4 +6 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अभी आपका सल्फर +6 पे है तो ये रिड्यूस करेगा, +4 पर आया, SO2 बना लिया, और दूसरे को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा। इस तरह हम लोग ऑक्सीडेशन को दिखाते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने जाएगा, और प्लस वाटर। क्लियर है? तो कॉन्केस्टोसोफोर का ये प्रोडक्ट हुआ। अब चलिए मेटल हम लोग जब ले, यहां पर कॉन्केस्टोसोफोर ले, इस बार रिएक्शन का मैकेनिज्म, पाथ, रास्ता बिल्कुल अलग है। पहली बात, कंसंट्रेटेड है तो मोबिलिटी कम है, इसलिए हमें गर्म करना पड़ता है। गर्म करने से मोबिलिटी बढ़ती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, नॉकिंग ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के बीच, क्योंकि एक्सपैंड करता है, तो हमें हीट करना पड़ता है कंसंट्रेटेड चीजों को में रिएक्शन प्रोग्रेस को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, तो आइए मेटल पर कॉन्केस्टोसोफोर, इस बार कहानी अलग है। जब आपने डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराया था तो डाइल्यूट पर कहानी क्या था? एक्सेस ऑफ वाटर था। नहीं, एक्सेस ऑफ वाटर के कारण इसका मैकेनिज्म अलग था कि पहले हमारा मेटल एक्टिव हाइड्रोजन को हटा रहा था, और ऐसे एक्टिव मेटल इसलिए लेना पड़ा, और वो हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन गैस और प्लस मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड बेस रिएक्शन होगा, और इस बार मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। इस बार मैकेनिज्म में क्या है? इस बार है कॉन्केस्टोसोफोर हमारा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए डायरेक्टली ये मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मेटल बस क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। मेटल क्या होना चाहिए? ध्यान से देखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपली गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होने चाहिए। गुड और वीक भी चलेगा, ठीक से देखिए, बहुत ज्यादा वीक नहीं, मतलब चलो इसको ऐसे लिखता हूं, सिंपली रिड्यूसिंग, सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट हमें चाहिए। तो हमने तो क्लियर पर रखा है, ठीक से देखिए आप,
कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल ने, तब तो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। धीरे धीरे आने पे गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नीचे जाएंगे तो कॉपर है ना। अब इस रीजन में आते आते कहीं पर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन और नीचे जाते जाते नोबल मेटल्स है, और नोबल मेटल्स तो भयंकर वीक होते हैं, एक्सट्रीमली वीक, वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप। इस बार कोई हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एक्टिव मेटल वाला हिसाब किताब नहीं है। इस बार हम सारे मेटल ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इधर से क्या चाहिए हमें, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, सारे मेटल्स चलेंगे, सारे मेटल्स चलेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले सब, एक्सेप्ट जो नहीं चलेगा उसको समझना है। एक तो नोबल मेटल्स नहीं चलेगा। क्लियर है, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि ये वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। एक तो नोबल मेटल्स नहीं चलेगा। नोबल मेटल्स कौन होते हैं, याद करें, 4D 5D सीरीज वाला, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है। नोबल मेटल्स नहीं चलेगा। हालांकि सिल्वर चलता है, वीक वाला तक चलता है, सिल्वर को भी आप हटा ले, सिल्वर का केस हम बाद में डिस्कस कर ले। गोल्ड, प्लैटिनम, रुदेनियम, ऑस्मियम, ये सब वगैरह वगैरह, एक नोबल मेटल्स नहीं चलेगा। और साथ में जो नहीं चलेगा वो है 2A का कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम। प्लीज ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा इस बार, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो मेटल का सल्फेट प्लस खुद रिड्यूस होगा तो SO2 प्लस H2। क्लियर है। क्या बोला हमने, मेटल प्लस कॉन्क/4 क्या बनेगा आपका, मेटल का सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। मैकेनिज्म को अच्छे से देख ले। इस बार हमने पहले की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला है कि आप एक्टिव मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बार आप सारे मेटल्स ले सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑलरेडी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। थोड़े कोई स्ट्रांग होते हैं, थोड़े कोई वीक होते हैं। हाँ, बहुत वीक नहीं लेना है, मतलब नीचे की तरफ हमें नहीं जाना है। क्लियर है। तो सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट्स लेने हैं मेटल से। कौन नहीं लेने हैं, बहुत वीक वाले नहीं लेने हैं। और कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम। सर कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम तो हाईली रिएक्टिव है। वही प्रॉब्लम है, जब ये हाईली रिएक्टिव है तो ये वही सल्फेट का लेयर बना देता है, और लेयर बनने के बाद फिर फर्दर पैसिव होता है, क्योंकि इनका सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। क्या बोला हमने, दे आर पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल लेयर्स ऑफ मेटल सल्फेट। देखिएगा बेटा अच्छे से, थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है। आप ये कह सकते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम पूछता है, बैरियम का तो कई राउंड पूछा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि सर कैल्शियम को जब आपने डाइल्यूट H2SO4 में डाला, या बैरियम को भी, तो रिएक्शन हुआ वहां पे तो हमने नहीं छोड़ा था। लेकिन सर इसको कॉन्क में डाल रहे तो आप रिएक्शन नहीं हो रहा। लेड को आपने डाइल्यूट में डाला तो बोला सर PbSO4 का लेयर होगा। इनका सर PbS, इनका जो है सल्फेट का लेयर उस समय क्यों नहीं बोला। एक्चुअली इनका उस मैकेनिज्म को याद करो। उस मैकेनिज्म में क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्शन करके फिर सल्फेट बनता है। अब इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो तो स्ट्रॉन्ग बेस है, 1A 2A का जो हाइड्रोक्साइड है वो तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण वो H2SO4 के साथ रुकेगा नहीं, बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन यहां के मैकेनिज्म में इसको बेस बनना है नहीं, यहां डायरेक्ट रिडॉक्स हो रहा है। इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के कारण ये रिएक्शन हो रहा है, जबकि वहां पर उसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के कारण रिएक्शन नहीं हो रहा था, उसके डाइल्यूट एक्टिविटी के कारण रिएक्शन हो रहा था।
तो कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम की कहानी क्या हो गई कि कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण डाइल्यूट H2SO4 से करेगा, बट यहां पर हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पर रेडॉक्स प्रॉपर्टी है और कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। लेयर आ गया एक बार मेटल के चारों तरफ, लेयर आने के बाद फर्दर एसिड का मेटल पर अटैक हो ही नहीं पाएगा। सर व्हाट अबाउट लेड? इस बार कहानी यह है कि लेड H2SO4 कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करता है। हाँ जी सर, वहां पे नहीं किया, फिर यहां किया, फिर वहां वही पॉइंट, वहां स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था PbOH होल 2, PbOH होल 2 स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था जो कैरी ऑन हो जाता, वहां उल्टे PbOH होल 2 भी इंसॉल्युबल। याद करें, एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड छोड़ के सारे इंसॉल्युबल है, वहां PbOH होल 2 भी इंसॉल्युबल, यहां पर भी इंसॉल्युबल है PbSO4 और हाईली इंसॉल्युबल है, लेकिन यहां थर्मल एक्टिविटी के कारण थोड़ी मोबिलिटी ज्यादा और रिएक्ट कर गया। और लेड रिड्यूसिंग एजेंट के मामले में देखें तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कुल मिलाकर के आप कंक्लूजन को देखें और कंक्लूजन से फिर रीजन पर अप्रोच करें, क्योंकि आप लेबोरेटरी में नहीं बैठे, आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है? तो आप कंक्लूजन से जाए और जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज फिर सीखने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी आपके अंदर। आइए देखा जाए। चलो मैं रिएक्शन कर रहा हूं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स, मान लो हमने लिया कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या होगा जी? बोलो 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 सर। नो रिएक्शन। हमने लिया कॉपर प्लस कॉन्क H2SO4, इस बार होगा। कॉन्क H2SO4 में कौन कौन छोड़ा है? कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम और नोबल मेटल्स, काफी इंपॉर्टेंट। क्या प्रोडक्ट होगा? CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है? फिर आ जाओ, सोडियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, बिल्कुल होगा सर। क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन, सही है। और सोडियम प्लस कॉन्क H2SO4, क्या बनेगा? ये भी होगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2, मैकेनिज्म चेंज हो गया, सही है। अब ले लो कैल्शियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या होगा सर? डाइल्यूट में सब किया था, लेड नहीं किया था, एक्टिव मेटल था, लेकिन CaSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब कैल्शियम प्लस कॉन्क H2SO4 क्या होगा सर? कंसंट्रेटेड H2SO4 में। कितने अच्छे से हमने क्लियर कर दिया दोस्त। नो रिएक्शन लिखेंगे आप, आ जाइए। फिर से हमने लिया लेड प्लस डाइल्यूट H2SO4 में, क्या हुआ सर? वहां संयोग से ये रिएक्शन नहीं हुआ था, ये एक एक्सेप्शनल केस था, नो रिएक्शन। PbSO4 का लेयर आ जाने के कारण अब लेड प्लस कॉन्क H2SO4 लू तो सर इस बार होगा, क्या बनेगा? PbSO4 प्लस H2O प्लस SO2, क्लियर है? बातें अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, जरा ध्यान दें आप। देखिए जरा, फिर रिएक्शन ले लेता हूं। गोल्ड प्लस डाइल्यूट H2SO4, नो रिएक्शन नहीं, और गोल्ड नोबल मेटल है, प्लस कॉन्क H2SO4, नो रिएक्शन, अगेन नो रिएक्शन। क्लियर है? बैरियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, जल्दी बताइए सर। होगा BaSO4 प्लस हाइड्रोजन, बैरियम प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, जी नहीं सर, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम की नो रिएक्शन। याद करें,
ठीक है, आयरन प्लस डाइल्यूट H2SO4 बिल्कुल होगा सर, क्या बनेगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन, आराम से देखेंगे आप, Fe प्लस कॉन्क H2SO4, भाई साहब FeSO4 इस बार नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है, यही तो मैं इंतजार कर रहा था। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा फेरिक सल्फेट, और वहां पर फेरस सल्फेट, कितना यूनिक चीज है, और प्लस H2O प्लस SO2, कितना यूनिक चीज है। कॉन्सेप्ट आते रहने चाहिए और थोड़ा थोड़ा फैक्ट को भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। तो आपको हमने मेटल का कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन दिखाया, कंसंट्रेटेड में हमने सिर्फ सल्फ्यूरिक दिखाया, डाइल्यूट से बिल्कुल ये अलग मामला, डाइल्यूट से ये मामला काफी ज्यादा डिफरेंट है। उम्मीद है मेटल का सल्फ्यूरिक से मामला क्लियर हुआ होगा। सिल्वर का अगर आपके दिमाग में चल रहा हो सर सिल्वर ने मिटा दिया था आपने, सिल्वर का कॉन्क H2SO4 से हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, बट कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में उसका प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता। कुछ बुक्स ये लिखता है कि जब 90% से ऊपर कंसंट्रेशन जाता है तब सिल्वर का कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन होता है, लेकिन हम लोग 70% को भी कॉन्क H2SO4 बोलते हैं, बट उस केस में वो नहीं होता है। तो हम लोग सिल्वर का आपसे कभी पूछेगा नहीं, बट अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जो नोबल मेटल्स में एक्सट्रीम नोबल वाले होंगे उन लोगों के रिएक्शन सिल्वर के छोड़ देने, गोल्ड के छोड़ देने होंगे, प्लैटिनम वगैरह के छोड़ देने होंगे। तो हमने काफी अच्छा खासा यहाँ रिएक्शंस का आपको सीरीज दिखाया। उम्मीद है आपका अब सल्फ्यूरिक वाला मामला पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां से हम लोग नाइट्रिक वाले मामले में। नाइट्रिक है, मजेदार भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो नाइट्रिक को थोड़ा सा देखना है सीरियसली। एक चीज, एक रेडॉक्स यहां पे मैं करना चाहूंगा, नाइट्रिक को अगले लेक्चर में कर ले, नोट में आते जाइए, पेज नंबर 10 है ये, ध्यान दें। ये जो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने ये तो क्लियर किया, लेकिन अलग अलग चीजों की तरफ इसके रिएक्शंस को समझना है। जैसे हमने KCl प्लस कॉन्क H2SO4 लिया, क्या क्लोरीन गैस बन पाया, मतलब रेडॉक्स हुआ ना, क्या बना K2SO4 प्लस HCl वेपर, मतलब नॉन रेडॉक्स। जानते हो लोग, अगर KCl की जगह HCl ले लो, अब आप कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराओ, अब कहानी बदल जाए। यहां पर रेडॉक्स की फिजिबिलिटी नहीं थी, कैटायन एनायन इंटरचेंज की फिजिबिलिटी थी, हो गया। मतलब यहां पे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है, वो फिजिबिलिटी है नहीं। और एक कहानी है, क्लोराइड दोनों है, क्या बोला हमने लोग प्लीज, क्लोराइड दोनों है, KCl भी क्लोराइड है और HCl भी क्लोराइड है। इसको मैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा, इसको मैं वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा। वेरी वेरी वीक लगा लो, 2 बार लगाना है और लगा लो, मतलब इसका रिड्यूसिंग एक्टिविटी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा, हालांकि वो भी कमजोर है फिर भी उसकी ज्यादा होगी। कारण क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है इस वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा है जब एक बार हाइड्रोजन किसी सेंट्रल एटम से कनेक्ट होता है वो कंपाउंड रिड्यूसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन के एक कनेक्टिविटी की वजह से इसका रिड्यूसिंग पावर को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, इसलिए इस बार रेडॉक्स, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी,
हो जाएगा। और क्या हो जाएगा अब, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन क्लोरीन बन गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन SO2 प्लस हाइड्रोजन से वाटर। क्लियर हुई होंगी चीजें। तो HCl प्लस कौन H2SO4 होगा, जैसे सर इसको और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर ले, देखो ठीक से। मान लो हमने बोला कि KCl प्लस MnO2 कर दे। MnO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने पढ़ा है मैग्नीज के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या यहां से क्लोरीन गैस बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ये कर देंगे KCl की जगह HCl प्लस MnO2, MnO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अब कहानी क्या हो जाएगी, अब रिडॉक्स हो जाएगी। ये जबकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्विकली क्लोरीन बनाने का ये तरीका है, तुरंत क्लोरीन बनाने का ये तरीका है। क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन, मैग्नीज का 2 4 7 यही 3 होता है, स्टेबल मतलब ठीक ठाक ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिड मीडियम में +2 में जाएगा MnCl2, सही है ना, प्लस वाटर। सर और सर और कुछ, आ जाओ देख लो, मैं दिखा रहा हूं। ई नंबर, अगर हमने लिया KMnO4 प्लस HCl, अब आप समझ सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन क्लोरीन इस बार जो क्लोराइड है वो हाइड्रोजन से लगा हुआ है। इसलिए एक बार फिर से जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। क्या प्रोडक्ट होगा, आ जाइए प्रोडक्ट बनाते हैं। मैग्नीज 7 प्लस में है, एसिड मीडियम में किस में जाएगा, +2 में ना, रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा, MnCl2 रिड्यूस हो गया, +2 में रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन प्लस -1 से 0 क्लोरीन ऑक्सीडेशन, प्लस पोटेशियम का भी क्लोराइड बना देंगे, और तो नहीं कुछ बचा, और हाइड्रोजन से वाटर बना देंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्या कि इस तरह से क्या कंक्लूजन हमने निकाला, इस तरह से हमने कंक्लूजन निकाला, अगर आप KCl के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो आप क्लोरीन गैस नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर आप HCl के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, मेरी बातों को अच्छे से सीखिएगा, आप क्लोरीन गैस बना सकते हैं, क्लोरीन गैस बनेगा। सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं क्या इस्तेमाल करूं, आपको हिट करना है स्ट्रांगली, आप इस्तेमाल करें ना जो मन में है अच्छा वाला। MnO4 इस्तेमाल करूं सर, बिल्कुल करें। MnO2 सर इस्तेमाल करूं, हमने बोला मैग्नीज का सारा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्सेप्ट Mn2+, हमने आपको पढ़ाया। MnO2 सर इस्तेमाल करूं, अच्छा इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला सर कुछ इस्तेमाल करूं, क्यों नहीं भाई साहब, आराम से, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो PbO2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इस तरीके का आप ले सकते हैं, जैसे मान लो कि आयरन वाला भी ले सकते हो, SnCl4 वाला भी ले सकते हो, टीन 4+ वाला भी ले सकते हो, कोई भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन सीरियम 4+ वो भी ले सकते हो, लेकिन 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 K2Cr2O7 नहीं लेना। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, क्यों सर क्या दिक्कत है K2Cr2O7 में, सर ये भी तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि जब K2Cr2O7 पर HCl का वेपर पड़ता है तो क्रोमाइल क्लोराइड बना लेता है। सर इसको अच्छे से आप समझा दीजिए, कहीं एग्जाम में हम लोगों के आ ना जाए, क्योंकि सर आ गया तो हम बना ले बाकी ना बना पाए, कुछ ऐसी बातें। बिल्कुल, आइए आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप K2Cr2O7 लेंगे, हमने बोला जब आप इस पर HCl वेपर डालेंगे, ठीक है, तो यहां से क्रोमाइल क्लोराइड वेपर आता है, क्रोमाइल क्लोराइड, ऑरेंज रेड वेपर, ऑरेंज रेड वेपर, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं आप इसको, इसी वजह से वो नहीं लिया जाता। बाकी कोई भी अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप वहां ले सकते थे। क्रोमाइल क्लोराइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में याद करें हमने करवाया है, और ये नॉन रेडॉक्स है, क्रोमियम 6+, क्रोमियम 6+, ये नॉन रेडॉक्स है, रेडॉक्स हो ही नहीं पाएगा, प्लस KCl,
प्लस H2। क्रोमाइल क्लोराइड वेपर याद करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने करवाया था, CrO2Cl2 है, इसको ऐसे भी बनाते हैं नॉर्मल कंपाउंड की तरफ, या नहीं तो हाइब्रिडेशन D3S। क्यों 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 क्यों? क्योंकि क्रोमियम 6+ है, 3D0, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसीलिए हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा D3S अगर कोऑर्डिनेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, कलर का रीजन क्या लिखोगे? जल्दी 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 जल्दी। कलर इज ड्यू टू ऑरेंज रेड वेपर, कलर इज ड्यू टू याद करो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ हाई पोलराइजेशन, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ हाई पोलराइजेशन। याद करें हमने बहुत क्लैरिटी के साथ वहां पे पढ़ाया है। हाई पोलराइजेशन कलर किस वजह से था क्रोमाइल क्लोराइड में? LMCT लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि मेटल पर 6+ है, बहुत पोलराइजिंग पावर हाई है, लिगैंड से वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उसके कारण या ये पोलराइजेशन के कारण भी कलर कह सकते हैं, क्योंकि ये लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई पोलराइजेशन कराया हुआ हमारा। तो मेरा मकसद नहीं उधर मैं दोबारा जाऊं, हमने बस आपको यह समझाया कि आप वहां पे ले सकते थे क्या, क्या ले सकते थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले सकते थे, बट हमने K2Cr2O7 को छोड़ना। अब बाकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कोबल 3+ ले ले, सीरियम 4+ ले ले, PbO2 ले ले, MnO2 ले ले, KMnO4, ये सब यूजुअल, बिस्मथ 5+ ले ले, बिस्मथ 5+ भी ले लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट है वहां भी, वो भी ना, वो भी चलेगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी चलेगा। लेकिन हाँ, K2Cr2O7 नहीं लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। इनमें से किसको ऐसा पूछेगा किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेने पर HCl वेपर के साथ हीट करने पर क्लोरीन गैस नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। उम्मीद है बहुत मजेदार चीज हमने आपको सिखाया और आप सीखे भी होंगे। लोग क्लियर होना बहुत जरूरी है अच्छे से चीजों को। आइए एक एग्जांपल करवाता हूं मैं कि MnO4 वाला करवाया, MnO2 वाला करवाया, मैं करवा दे रहा हूं PbO2 + HCl। सर अब तो बना सकते हैं हम लोग, इसको बनाइए, आइए सॉल्यूशन सर, आराम से आइए। सर कहानी ये है कि PbO2 में लेड +4 है और इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसके कारण देयरफॉर सर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्योंकि 4+2+ में आना चाहता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसीलिए सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो जाएगा। तो जब हमने सर HCl से कराया इसको, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन 2 में आ गया, ठीक है सर। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन सर क्लोरीन बन गया और +H2O। उम्मीद है क्लियर होगी होगी। मैं अगला करवा रहा हूं, F के बाद G नंबर। अगर मैंने आपके एनसीईआरटी का एक रिएक्शन यहां पे लिया Pb3O4 + HCl, क्या होगा इसका प्रोडक्ट? फिक्स देखिए, Pb3O4 + HCl, आपके एनसीईआरटी का हमने ये रिएक्शन लिया। एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस 1 बाय 1 इस केमिकल रिएक्शंस में हम लोग निगल जाएंगे, पूरा निगल जाएंगे। अच्छा, Pb3O4 + HCl, और इस यूनिट का हमने बार बार बोला है, जेई मेन, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन और जेई एडवांस्ड का ये आधार है, जो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस रिएक्शंस पार्ट 2 बोलेंगे, जो जेई एडवांस्ड का एक बेस है। जेई एडवांस्ड के रिएक्शंस को कवर करने के लिए ये सारे बेसिक रिएक्शंस आने बेहद जरूरी है, ठीक है, क्लियर। Pb3O4 एक मिक्सचर है, किसका किसका? PbO और PbO2 का। आप बैलेंस कर ले, आप देख ले, ये देख ले बैलेंस हो गया, 213 224। अब यहां लेड 2+ में है और लेड यहां 4+ में है। जब आप इस पर HCl डालेंगे और इसको गर्म करेंगे, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है भैया, मानता हूं कमजोर है, लेकिन हाइड्रोजन लगा होने के कारण थोड़ा इफेक्टिव है। अब इसमें ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है क्योंकि वो लोवेस्ट में है, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट टू स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला एसिड बेस में जाएगा PbCl2, लेकिन वो वाला रेडॉक्स में जाएगा PbCl2 + क्लोरीन। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा लोग? PbCl2, इससे भी उसका भी रिडक्शन के बाद, ठीक है, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो गया, प्लस H2O। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब अगर मैं लेता हूं, ठीक से देखना लोग,
अब अगर मैं लेता हूं यहीं पर Fe3O4 प्लस HCl, आपके एनसीईआरटी का रिएक्शन क्लियर है? सोचिए, आप सोच ले पहले क्या प्रोडक्ट होगा। मैं रुका हुआ, सोच ले आप अच्छे से इसका प्रोडक्ट क्या होगा। हमने अभी ड्रॉ करके आपको Pb3O4 प्लस HCl दिखाया है। अब तक आपने आप बना लिया होगा। आइए अब मेरी बारी है। सोल्यूशन, अपना जो Fe3O4 है इज वंस अगेन, इसका कंपोजिशन है FeO Fe2O3 +2 और +3। बढ़िया से सीखा जाए। क्या कहा? क्या आपने प्रोडक्ट ये बनाया? FeCl2 प्लस क्लोरीन प्लस H2O, तो गलत बनाया। इस बार Fe3 प्लस हम काफी, अभी मैं बोल रहा था तो इसीलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से एक बार वहां पे निकल गया था, यहाँ पे जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट की बात हो रही थी तो मेरे मुंह से निकला था, मैं एक्सेप्ट करता हूं उसको। कोबाल्ट 3 प्लस ले सकते हैं आप, हमने बोला भी था यहाँ पे कोबाल्ट 3 प्लस ले सकते हैं। सी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोबाल्ट 3 प्लस, आपके KMnO4 से स्ट्रॉन्ग। C4 प्लस तो और ज्यादा पावरफुल, ये सब ले सकते हैं। हमने Fe3 प्लस भी गलती से कह दिया, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत चल गया, अरे Fe3 प्लस हमने बोल दिया, बट उस समय मैंने रेक्टिफाई नहीं किया, सोचा आगे एग्जाम्पल के थ्रू करूं। ये वीक है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। हमने लिस्ट में करवाया हुआ है, आप अगर पीछे जाकर के देखें, हमने करवाया Fe3 प्लस को, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक है, कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहानी क्या है, ठीक से देखिए। Fe3 प्लस हम इसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो इस रिएक्शन में अगर आप करेंगे Fe3O4 प्लस HCl वाला, तो FeCl2 भी बनेगा और FeCl3 भी बनेगा, और FeCl3 स्टेबल प्रोडक्ट भी है, और प्लस H2O, ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन था, ये एसिड बेस एंड रेडॉक्स दोनों हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन दोनों हो जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण हमारा जो लेड वाला वो +4 पार्ट था, वो काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा, लेकिन Fe3 प्लस काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। मामला क्लियर हुआ? इसीलिए यहां पर आप रेडॉक्स नहीं कराएंगे। मेरे मुंह से भी गलती से वो चीजें आई थी, लेकिन मैं रेक्टिफाई जान के मैंने नहीं किया, मैं सोचा कि चलो आगे एग्जांपल देकर के आपको चेक कर लेता हूं। तो आपको चूंकि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो हमने आपको इसीलिए बोला कि कहानी यह है कि थोड़ा सा, हाँ, क्लोराइड KCl में भी है, NaCl में भी है, वहां पर तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आप HCl लेते हैं तो रिलेटिवली इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है हाइड्रोजन कनेक्टिविटी के कारण, इसलिए जब आप काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो उनके द्वारा ये होता, पूछा जाता है इनमें से किसमें कौन सा रिएक्शन क्विक क्लोरीन बनाने का मेथड है, तो KMnO4 या कह सकते हैं कि क्या वो जो आपका रिएक्शन था KMnO4 या MnO2 वाला, ये दो रिएक्शन काफी क्विक हाइड्रोजन बनाने का मेथड है, KMnO4 वाला और MnO2 वाला। तो उम्मीद है मेरी बातें क्लियर हुई। Fe3O4 प्लस HCl एसिड बेस हुआ, जबकि Pb3O4 प्लस HCl जो आपका वो रेडॉक्स हुआ, क्योंकि PbO2 में इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं,
ठीक से देखिए, आप तैयार हो जाए। Bi2O5 प्लस HCl, सोचे क्या होगा? क्या आप इसका प्रोडक्ट ये बनाएंगे BiCl5 प्लस वाटर, एसिड बेस रिएक्शन? हरगिज नहीं। आप तो जानते हैं BiCl5 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। याद कीजिए, हमने करवाया है। नन ऑफ द बिस्मथ पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट, कोई भी बिस्मथ पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट, एक्सेप्ट एकमात्र जो एग्जिस्ट करता है दैट वन इज BiF5। काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन का, इसलिए बिस्मथ को वो +5 पे रख सकता है। तो BiF5 एग्जिस्ट करता है, Bi2O5 भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जब बिस्मथ से रिएक्शन करेगा तो ये दोनों काफी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये बिस्मथ 5+ में इसको ले जा सकता है। क्लियर है? तो ये तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं। तो आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए प्रोडक्ट हो जाएगा BiCl3 प्लस क्लोरीन प्लस H2O। बहुत सिंपल। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि लिखोगे बिस्मथ का Bi2O5 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्यों काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? लोग पकड़ लो, क्यों होगा काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि बिस्मथ 5+ इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। उम्मीद है मेरी बातें अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि कहां पे हमें HCl से क्लोरीन बनाना और कहां नहीं। चलो सीरीज का आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं, Mn3O4 प्लस HCl। पहले आप अच्छे से सोच ले इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूं, तब मैं आंसर करूंगा। क्या है कुछ? हाँ जी, अब तो आप तक तो आप लोगों ने बना बना के पलट उलट के रख दिया। आज अब मेरी बारी है। सवाल उठता है कि Mn3O4 को आप कैसे मिक्सचर में लेते हैं? MnO, Mn2O3, 2+ और 3+, या फिर MnO और MnO2? कैसा? आप बहुत सारे इंडियन ऑथर की बुक पलटेंगे, हाँ, तो भाई साहब आपको ये मिलेगा जो गलत है ये सही है। Pb3O4 की तरफ वो बनाते हैं, वो गलत, वो वाला सही है। तो चलो पहला क्लियर। अब दूसरा मामला, Mn3+ काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने कितनी बार बोला ऑल Mn ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मेरी ये लाइन जेई एडवांस 2015 ने एज इट इज पूछा था, आप निकाल के पलट के देख ले। और उसी में ये भी एक लाइन था, 4 ऑप्शंस में इनकरेक्ट करेक्ट वाले, कुछ मोर देन 1 करेक्ट वाले थे। एक ये था Mn का Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक ये था BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला टाइप का। यही दो था, मतलब बिस्मथ पेंटाहेलाइड्स वाला कुछ इस तरह से लिखा था, या तो BiF5 था या BiCl5 कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं याद आ गया, आउट ऑफ द बिस्मथ पेंटाहेलाइड्स यही ओनली BiF5 एग्जिस्ट। जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन का मोर देन 1 करेक्ट में एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन ये था, और एक ऑप्शन था क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
वो भी हमने कराया हुआ। बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ाते हैं और लिटरली बोलते हैं कि मेरे मुंह से जो लाइन निकलती है, जो भी चीजें मैं बोलता हूं, ये जो मेरा 19-20 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, इसमें सारे क्वेश्चंस हमने जितने कॉम्पिटिशंस के देखे, मैं वही लाइन बोलता हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर आपको रैंक नहीं चाहिए, आप सिंपली क्वालिफाई करना चाहते हैं किसी तरीके से, यार कोई एनआईटी सिलचर मिल जाए, कोई अगरतला मिल जाए, कोई आंध्र प्रदेश मिल जाए, कोई पुडुचेरी मिल जाए, एमबीबीएस में भी यार किसी तरीके से काम चला लो, कोई यूपी में कोई कॉलेज इधर उधर का कुछ छोटा मोटा कुछ कॉलेज ले लो, बिहार के स्टेट में भी कुछ एक दो कॉलेज है, सीतामढ़ी ले लो, तो मधेपुरा ले लो, पता नहीं क्या क्या। तो जरूरी नहीं है रिएक्शंस की, आप प्रणाम करें रिएक्शंस को, रिएक्शंस देवता आप हमारे लिए न बने हैं ना, हम आपकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जान लगाना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से आपको अगर ये समझ में आता है कि मेरी रैंक 10-10 हजार भाग सकती है, आपको अगर ये समझ में आता है ये चीज कि अगर सिंपली हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन है तो हर कोई बनाएगा, वहां से मेरा रैंक नहीं उठेगा, लेकिन रिएक्शन के क्वेश्चन अगर आ गए तो मेरे से बनेगा, दूसरे से नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आती है कि मुझे रैंक बेटर करनी है, तो आपके लिए केमिकल रिएक्शंस जेई मेन और नीट के लिए जरूरी है, और जेई एडवांस्ड वाले के लिए तो करो या मरो ये रिएक्शन। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको सिंपल एनआईटी चाहिए, सिंपल बीडीएस से भी काम चला लेंगे, बीएचएमएस से भी काम चला लेंगे, बीएएमएस से भी काम चलाएंगे। अगर आपको कुछ एक्सेल करना है तो रिएक्शंस करना है, अदरवाइज आप इतने सालों तक छोड़ते ही आए हैं। तो एक एक लाइन में क्वेश्चंस बोलता हूं, अब आप पर डिपेंड करता है आप उसको कितना कैच कर पाते हो या नहीं। तो चलो Mn3+ चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन। तो देयरफॉर Mn3O4 + HCl का जो प्रोडक्ट आएगा लोग, वो क्या आएगा, ठीक है, 3+ का रिडक्शन 2+ में जाएगा, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन Cl2 में प्लस H2O। कितने अच्छे समय सिखा। तो आज के इस सेशन में बहुत मजेदार बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं नैट्रिक को भी उठाऊं, लेकिन नैट्रिक हमने छोड़ा क्योंकि नैट्रिक एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया है और नैट्रिक को लाइव में किया जाए बेहतर है। तो इस रिकॉर्डिंग सेशन में आज के लिए बस इतना ही, आधे लाइव और आधे रिकॉर्डिंग सेशन में एक्चुअली क्या ले। तो टुवर्ड्स डाइल्यूट एसिड हमने क्लियर किया पहले, एक्टिव मेटल्स आप सिर्फ लेंगे, यहां पे आपका लिखा हुआ है एक्टिव छोड़ के कोई और नहीं। लेड का डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं हुआ था और सिर्फ एक्टिव ही डाइल्यूट से हुआ। कंसंट्रेटेड में आप सारे ले सकते हैं मेटल्स, क्योंकि इस बार वो रेडॉक्स पर बेस्ड है, इसके रेडॉक्स नेचर पर बेस्ड है। और लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम को छोड़ के, और हमने बोला कि नोबल मेटल्स को छोड़ के, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम इसलिए क्योंकि जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनके सल्फेट्स के लेयर आ जाते हैं, लेकिन लेड कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इन तरह से हमने बहुत सारे रिएक्शंस यहां पे लिखे, लेड का, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, बैरियम, आयरन, जिंक। जिंक भी आप लिखेंगे तो जिंक का दोनों में हो जाएगा प्रोडक्ट, चाहे आप आयरन ले या जिंक ले। फिर उसके बाद हमने आपको करवाया कि कॉन्क H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट KCl की तरफ डालोगे तो वो नहीं हो सकता रेडॉक्स, नहीं आपको क्लोरीन मिल सकता, क्योंकि KCl अपने आप में क्लोराइड के कारण वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। बट HCl डालोगे तो HCl का भी वो भी वीक है, लेकिन हाइड्रोजन के कारण उसको सपोर्ट एक मिलता है, इसीलिए HCl पर जब आप कॉन्क H2SO4 डाल के हिट करेंगे तो क्लोरीन हो सकता है। और अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा ले MnO2 तो होगा आराम से। यहां दो रिएक्शन क्यों लिखा है भाई, अच्छा KCl का नहीं होगा, HCl का होगा। MnO4 से हमने रिएक्शन कराया, हमने बोला आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, तो हमने MnO4 लिया, MnO2 लिया, PbO2, बिस्मथ 5+ लिया, थैलियम 3+ लेना है वो भी देख सकते हैं आप। इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला कोवल 3+, सीरियम 4+, ये दोनों तो खैर MnO4 के ऊपर है, ये दोनों तो और स्ट्रॉन्ग होगा। आयरन 3+ वीक है, इसलिए ये आपको नहीं लेना है। और हमने बोला डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं लेना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन इस रिएक्शन की खासियत है कि जब आप HCl वेपर की तरफ ले जाते हैं, आप डी ब्लॉक में पढ़ रहे हो, इसको डी ब्लॉक में आपको जानना है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl वेपर के साथ क्या बना लेता है आपका, क्रोमाइल क्लोराइड। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में सीखेंगे।
हालांकि उसमें H2SO4 का भी इस्तेमाल होता है, बट ये एक सिंपल रिएक्शन हमने दिखाया। हमने बोला क्रोमाइल क्लोराइड को आपने पढ़ा है, क्रोमियम 6 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह भी आप D3S टेट्राहेड्रल से ले सकते हैं और नॉर्मल कंपाउंड की तरह भी आप इसको बना सकते हैं। बट कलर पूछा जाए तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई पोलराइजेशन, क्योंकि क्रोमियम पर चार्ज बहुत ज्यादा है। फिर हमने PbO2 प्लस HCl करवाया और दिखाया कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण रेडॉक्स हुआ। फिर हमने रिएक्शन कराया Pb3O4 प्लस HCl, ये एसिड बेस भी हुआ और रेडॉक्स भी हुआ, क्योंकि PbO2 यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Fe3O4 में। बट अगर आपने रेडॉक्स कराया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि Fe3 प्लस उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। थायोसल्फेट को भी एक्चुअली ये टेट्राथायोनेट में ही कन्वर्ट करता है। अगर हमने आपको कराया, अगर आपको सल्फर की केमिस्ट्री याद हो, सल्फर सीरीज अगर आपको याद हो, तो हमने वहां पे स्ट्रक्चर में कराया था कि थायोसल्फेट को KMnO4, फ्लोरीन या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फेट में ले जाता है, या क्लोरीन, बट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको टेट्राथायोनेट में ले जाता है, जिसमें था आयोडीन I2 वीक, और उस सीरीज में था कॉपर 2+ वीक, और उसी सीरीज में हमने एग्जांपल में आयरन 3+ भी किया। अगर आपको ध्यान में हो, आप नोट्स जाके पलट के देखिए, कॉपर 2+ आयरन 3+ आयोडीन, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने लिखवाया। इसीलिए ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां पर बिल्कुल भी रेडॉक्स नहीं होगा, और FeCl2 FeCl3 दोनों आएगा। और ये हमारे एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस हैं अलग अलग जगह पे। Bi2O5 लूंगा तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। Mn3O4 में Mn3+ है मौजूद, ना कि Mn4+। अगर रहता तब भी प्रोडक्ट वही आता, बट ये है नहीं, है वो, तो अल्टीमेटली वहां भी रेडॉक्स होगा, क्योंकि सारे Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एक्सेप्ट Mn2+, क्योंकि वो लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट वाला तो ऑक्सीडाइजिंग हो ही नहीं सकता ना, वो तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से आज का हमारा मामला कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का सल्फ्यूरिक एसिड और HCl के साथ का सफर? वीडियो के बाद आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, बताएंगे कि कैसा आपको इस रिएक्शंस में, सल्फ्यूरिक के रिएक्शंस में और HCl के रिएक्शंस में कितनी क्लैरिटी आई। हम लोग अगले लेक्चर में रिएक्शन के पार्ट में, आज का रिएक्शन का पार्ट थोड़ा छोटा ही रहेगा, हम लोग नैट्रिक शुरू करने वाले हैं, जिस पर पूरी उम्मीदें मेरी टिकी हुई है कि शायद एक क्वेश्चन आ जाए यार, आ जाए, क्योंकि नैट्रिक एक ऐसा एरिया है, अगर आया तो तहलका मच जाएगा। जेईई एडवांस्ड 2008 को याद करें या एक बार पलट के देखिए, आए तो कई बार है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन मतलब सारे में आते हैं, बट जेईई एडवांस 2008 का एक बार रिएक्शन पलट के देखिए, 8 मार्क्स का एक मैट्रिक्स मैचिंग, क्या शानदार रिएक्शन था, जिसको पूरी नैट्रिक रिएक्शन नहीं आएगी वो मैचिंग हिला भी नहीं सकता है, बहुत अच्छा वो मैचिंग था। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार करें, कमेंट्स में आपके चीजों का इंतजार रहेगा, और रिव्यू जरूर करें एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन खोलें, एप्लीकेशन खोलने के बाद गूगल प्ले स्टोर पर कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक जाके रिव्यू जरूर करें, ताकि नए सेशन में आने वाले लोग जान सके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कैसी है। 2 जगह पर रिव्यूज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं डालने के लिए। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि अच्छे रिव्यूज मिले, 5 स्टार मिले, बट ये आपका अपना पूरा हक है कि 1 स्टार दें, 2 स्टार दें, कि खाने वाली 5 स्टार दें, कि ये वाली 5 स्टार। एक गूगल पर रिव्यूज कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक, और एक गूगल प्ले स्टोर पर, दोनों जगह पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।